चलो डिस्कशन शुरू करना है आज हमें अबाउट नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म या फिर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं एज ए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बेसिक कंसेप्ट वही है, देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इतना टाइम देके कंप्लीट की है कि सबसे पहले चार्ज होता है विच इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो हर एक मैटर को बनाने वाले एटम में एग्जिस्ट करती है, प्रेजेंट होती है। अब ये चार्ज के बारे में हमने देखा था कि अगर ये चार्ज हमने स्पेस में कहीं पे भी स्टेशनरी रखा है तो वो खुद के सराउंडिंग में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। देन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है। इलेक्ट्रिक लाइंस की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया से हम वहां पे इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटेंसिटी आ गई मतलब फील्ड का पोटेंशियल भी रहेगा, है ना। तो इस तरह से फिर मीडियम का कांस्टेंट भी रहेगा, दैट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये सारी बातें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले ही पढ़ चुके हैं एंड सेम बातें अपन ग्रेविटेशन में भी डिस्कस कर रहे थे। ये टॉपिक भी सिमिलर है, पूरा पार्ट सेम, बस मैग्नेट की टर्म में हम सारी कंसेप्ट को फिर से यहाँ पे देखने वाले, डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म डिस्कस करते टाइम हम बेसिकली मैग्नेटिज्म एंड चार्ज इन दोनों का एक कंपैरिजन का टेबल देख लेते, मतलब बेसिकली बाकी कंसेप्ट में आइडिया आ जाएगा कि इनसे कंपेयर करके क्या बनता है, ठीक है। जैसे बेसिकली हमने देखा था कि अगर कोई स्पेस में हम चार्ज प्लेस कर देंगे तो चार्ज क्या करता है, खुद के सराउंडिंग के स्पेस में स्टेशनरी अगर है तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या था, स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। उसी तरह से मैग्नेटिज्म भी क्या है, मैग्नेटिज्म है एक टेंडेंसी जिसका काम होता है सराउंडिंग के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इनका जो नेचर होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है, हमने उसको स्पेस में प्लेस कर दिया तो ये क्या करेगा, खुद के सराउंडिंग में इस तरह का स्पेस बना देगा एंड ये इस तरह का स्पेस बना देगा एंड इस स्पेस में अगर अपन दूसरा कोई भी चार्ज लेके आने का ट्राई करेंगे तो ये चार्ज उसको मतलब रिस्पॉन्ड करेगा। अगर वहां पे पोलैरिटी लाइक है तो वो रिपेल करेगा, पोलैरिटी अनलाइक है तो वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर ये प्लस क्यू नॉट आ गया तो ये इसको बाहर फेंक देगा, मतलब रिपेल करेगा एंड वही अगर माइनस क्यू नॉट होता तो ये इधर लेके आता, मतलब उसको अट्रैक्ट करता। सेम प्रोसेस मैग्नेट की केस में भी होती है कि अगर हमने स्पेस में, अब मैग्नेट का प्रॉब्लम ये होता है कि उसका मोनोपोल और सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हर बार अपन यहाँ पे दोनों पोल के साथ में मैग्नेट को डिस्कस करते हैं। तो सिंपल फॉर्मेट होता है बार मैग्नेट का, तो हम हर बार बार मैग्नेट की बात करेंगे, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट भी अगर अपन स्पेस में प्लेस कर देंगे तो ये भी खुद के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह अपनी फील्ड बनाएगा। जो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को रिस्पॉन्ड करने के लिए बनती है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। और सेम इंटरेक्शन यहाँ पे भी होगा अगर लाइक पोल आ रहा है तो वो रिपेल करेगा एंड अनलाइक पोल अगर है तो वो अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे अगर साउथ पोल है एंड मैं अगर बाहर से यहाँ पे नॉर्थ पोल लेके आ रहा हूँ तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा एंड अगर इस नॉर्थ पोल के सराउंडिंग में मैं अगर नॉर्थ पोल लेके आ रहा हूँ तो ये इसको बाहर फेंक देगा, मतलब इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो स्पेस होता है, अभी यहाँ पे बोलना पड़ेगा सराउंडिंग मैग्नेट के, जिसमें दूसरा मैग्नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको हमने यहाँ पे बोला है एज ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कंपेयर करके अभी पढ़ो, बहुत सिंपल रहेगा ये कि चार्ज जो है वो खुद के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर हमने देखा था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी हम उसको बोल सकते हैं। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। बाकी जो इनका मतलब इंटरेक्शन, जो भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी वो पूरी की पूरी सिमिलर रहेगी। जैसे हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस करेंगे बाय नॉर्थ पोल, नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस करेंगे बाय साउथ पोल। तो हम वहां पे कंसिडर करेंगे कि जैसे
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज होती है। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड्स ऑन साउथ पोल, neither intersect nor meet each other, ठीक है। देन लीव्स और इन द सरफेस ऑफ कंडक्टर नॉर्मली, बस वहां पे एक ही डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलो, ये पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट होती है एंड नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है, यानी इथे यांचं अस्तित्व संपतं। बट अगर मैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेट में होता क्या है कि अगर यहाँ पे मैंने बार मैग्नेट यहाँ पे कंसिडर किया है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल से स्टार्ट होने के बाद यहाँ तक तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आती है इस तरह से, लेकिन ये साउथ पोल पे आने के बाद ये खत्म नहीं होती है इनसाइड द मैग्नेट, ये फिर से अगेन साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल तक ट्रेवल करती है। यानी कि यहाँ पे जो है ओवल शेप, जिसको अपन क्लोज लूप ऐसे भी बोल सकते हैं, ओवल शेप या फिर क्लोज लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म करती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के केस में कोई भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं होता है, वहां पे ओपन लूप होता है। तो यही एक प्रॉपर्टी है जो डिफर करती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में। तो जैसे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का नंबर पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया, उसको अपन बोलते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट वाज डिनोटेड बाय फाई। इसका फॉर्मूला था ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, सिंप्लीफाई करके ये बन गया था ई डी कॉस ऑफ थीटा, जहां पे ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, डीएस का मतलब एरिया जिसमें से अपन लाइंस ऑफ फोर्स को काउंट कर रहे, थीटा था एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया के साथ में नहीं, एरिया के नॉर्मल के साथ बनाने वाला जो एंगल बनता है वो एंगल। उसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड में भी मैग्नेटिक फ्लक्स आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन भी सिमिलर रहेगी, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया। बस इसका जो फॉर्मूला है उसमें बी की जगह पे हमें लेके आना पड़ेगा, सॉरी ई की जगह पे लेके आने पड़ेगा बी को, और ये फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा फिर बी इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे जो बी अपन यूज करते हैं, इस बी को बोला जाता है एज मैग्नेटिक इंडक्शन, ये होता है मैग्नेटिक इंडक्शन। अभी मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है आगे देखते हैं उसको। देन डीएस का मतलब फिर से वही एरिया, एंड थीटा का मतलब वही एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट इनटू मीटर। वहीं पे मैग्नेटिक फ्लक्स अगर है तो उसका एसआई यूनिट होता है वेबर, एंड इसका सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल, एंड इनमें रिलेशन होता है 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10 की पावर 8 प्लस 8 मैक्सवेल। इसका मतलब 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू बनेगा 10 की पावर -8 वेबर। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। देन नेक्स्ट, जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन क्या कंसिडर करते हैं कि इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी which gives the strength of electric field at a given point। और इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिक 3 फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट, एक एफ बाई क्यू, दूसरा 1/4πε इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड तीसरा वी बाई डी होता है। इसका एसआई यूनिट है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड जिसकी डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे रहेगी, नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स रहेगी, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्टेड होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हमें मालूम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसके कंपैरिजन वाली यहाँ पे न्यू क्वांटिटी हमें मिलती है, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है मैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या होता है, फिर से वही, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट।
and is defined as magnetic flux per unit area. Magnetic flux per unit area, ठीक है, डिनोटेड बाय बी. अगेन इसका फॉर्मूला होगा B इज इक्वल्स टू पाई बाय ds, फ्लक्स अपॉन एरिया, या फिर F अपॉन IL, या फिर Q अपॉन F इंटू V. एक मिनट, इसको रहने दो, यही रिमेंबर, ठीक है. तो ये बेसिक दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए. उसके आगे बहुत फॉर्मूले आने वाले हैं, लेकिन एकदम डेफिनेशन से हम ये दो फॉर्मूले मिलते हैं जिसके ऊपर से हम एसआई यूनिट भी डिराइव करते हैं, ठीक है. तो ये होता है मैग्नेटिक इंडक्शन. इसका एसआई यूनिट होगा फ्लक्स अपॉन एरिया, मतलब वेबर पर मीटर का स्क्वायर, और फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ, मतलब न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और इसी को अपन कंसीडर करते हैं एज ए टेस्ला. इसका सीजीएस यूनिट होता है गॉस, एंड 1 गॉस इज इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -4 टेस्ला, ठीक है. ये सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बिटवीन द यूनिट्स. ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ. okay. तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक इंडक्शन आ गया. मतलब कंपैरिजन करके स्टडी करो कि पूरा मैग्नेटिक्स अभी जो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी सर्किट में, उसमें पूरे वही कंसेप्ट है जो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, बस अलग तरीके से वो एक्सप्लेन की गई है, ठीक है. अब इसके बाद में आगे अगर हम जाएंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया. तो नेक्स्ट पॉइंट आता है जहां पे हम देखेंगे कि बेसिकली मीडियम का जो कांस्टेंट था इलेक्ट्रिसिटी में, वो था परमिटिविटी ऑफ मीडियम. और परमिटिविटी ऑफ मीडियम को अपन कैलकुलेट करते थे बाय इप्सिलॉन इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर, या फिर इप्सिलॉन नॉट इनटू के. यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू थी वो थी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर. इप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, जो पर्टिकुलर गिवन मीडियम के लिए डिफरेंट रहेगी, ठीक है. एंड के का मतलब था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. वैसे तो दोनों जो है सिमिलर टर्म्स है. देन इसका ऐसा यूनिट इधर लिख दिया है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर. उसी तरह से ये मैग्नेटिक्स में भी सिमिलर कांस्टेंट आता है, जिसको बोला जाता है एज ए मैग्नेटिक परमीएबिलिटी. और ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है, इट इज डिनोटेड बाय फिर से म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर रहेगा. देन यहाँ पे जो म्यू नॉट है, फिर से वही ये जो फ्री स्पेस के लिए होती है, उसी तरह से ये भी फ्री स्पेस के लिए रहेगी. इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर. ये इसका एसआई यूनिट आ गया. एंड यहाँ पे जो म्यू आर होती है उसको अपन बोलेंगे रिलेटिव परमीएबिलिटी. एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए हम आगे भी ये रिलेशन देखने वाले हैं. इक्वेशन होता है म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिसिटी में ये इप्सिलॉन आर या फिर के हमें डायरेक्टली दिया जाता है, लेकिन मैग्नेटिक्स की केस में म्यू आर कभी भी डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, हमें काई एम दिया जाएगा. एंड काई एम मतलब वही कांस्टेंट है जो अपन पोलराइजेशन में भी इसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं. इसको काय ऐसे प्रोनाउंस करते हैं. एंड इसकी मीनिंग यम इसलिए ये बनेगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. एंड ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का यहाँ पे मतलब रहेगा एबिलिटी ऑफ द सैंपल टू गेट मैग्नेटाइज्ड. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देख रहे थे वहां पे एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड, तो ये है एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज्ड. ठीक है. तो ये मीडियम के कांस्टेंट आ गए. बाकी इनकी डेफिनेशन तो सिमिलर है. परमिटिविटी मतलब था
एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। परमीएबिलिटी का मतलब होगा एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। उसी के सिमिलर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल इंट्रोड्यूस करते थे, जिसमें दो चार्ज की सिस्टम हुआ करती थी, प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बिटवीन सेपरेशन था 2l, एंड उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट आएगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डिनोटेड बाय P गिवन बाय P इक्वल्स टू Q इनटू 2l, जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज हुआ करती थी। यहाँ पे भी जो है सेम कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, जिसको अपन बोलने वाले हैं एज ए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। सेम जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल अलग से डिफाइन करना पड़ता था, यहाँ पे डिफाइन नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैग्नेट एग्जिस्ट डाइपोल के फॉर्म में होता है ऑलवेज। तो इसको भी अपन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू 2l, यानी चार्ज को पोल स्ट्रेंथ रिप्लेस कर रहा है, बाकी पूरा पार्ट सिमिलर होता है। या फिर अगर बात करंट कैरिंग कंडक्टर की, जो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि ये तो NIA, इससे अपन कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों भी फॉर्मूले होते हैं टू कैलकुलेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जहां पे स्मॉल m का मतलब होगा पोल स्ट्रेंथ, 2l का मतलब तो मैग्नेटिक लेंथ हो गई, n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, I का मतलब करंट, A का मतलब एरिया। इसका SI यूनिट था कूलम इंटू मीटर, इसका SI यूनिट होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अगेन इसकी डायरेक्शन निगेटिव तो नहीं रहेगा, यहाँ पे ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल रहेगी, ठीक है। बाकी भी अगेन पूरी बातें सिमिलर आने वाली है। जैसे हम वहां पे डाइपोल के ऊपर एक्ट होने वाला टॉर्क पढ़ते थे mv sin थीटा, वही टॉर्क यहाँ पे एक्ट होगा P sin थीटा। फिर मैग्नेट को रोटेट करने के लिए जो वर्क डन लगेगा वही वर्क डन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने के लिए हमने पढ़ा था, दैट वाज PE cos ऑफ थीटा। मतलब पूरा जो टॉपिक यहाँ पे आने वाला है, सेम रिलेशन अपन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं उनका ही हमें यूज करना है। तो बाकी जो है इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप जैसे इंट्रोडक्शन होगा वैसे वैसे उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और इतनी बातें हमें रिक्वायर्ड थी टॉपिक स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो है हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे मतलब इफेक्ट सिमिलर टू मैग्नेट। तो मैग्नेट का इफेक्ट क्या होता है, इससे बेसिकली आपको आइडिया आ गया कि कोई भी एक बार मैग्नेट होगा, उसको अगर अपन स्पेस में प्लेस करेंगे तो वो खुद के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे अगर एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स ऑफ मैग्नेट से ड्रॉ करेंगे तो उसको बोला जाएगा मैग्नेटिक एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर अगर ड्रॉ करेंगे तो उसको बोला जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। नॉर्थ पोल है, उसकी पोल स्ट्रेंथ होती है +m, साउथ पोल है, उसकी पोल स्ट्रेंथ होती है -m। इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन होता है, दैट इज 2l। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है इनका डिस्कशन तो पहले ही हो चुका था, ठीक है। तो ये था बेसिक इंट्रो ऑफ द मैग्नेटिक्स। मतलब मैग्नेटिज्म में हमें अगेन सेम कंसेप्ट को पढ़ना है, बट उसको पढ़ने से पहले ये मूविंग चार्जेस स्टडी करते टाइम ये कंसेप्ट आने के बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए 1 बाय 1 फिर से मैंने एक बार कंपेयर करके रिवाइज कर दिया है। तो ये कॉलम आपको पूरा इंट्रो करा देगा कि पूरा इलेक्ट्रो ही यहाँ पे नहीं, कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, बस मैग्नेटिक्स के टर्म में उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो डिस्कशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखो कंडीशन क्या थी कि ये जो मैग्नेट है नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, जिसको अपन बोलते हैं कि ये आयन की ओर है। कौन सी ओर है? Fe3O4, जिसको अपन साइंटिफिकली मैग्नेटाइट भी बोलते हैं। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें लगभग 3000 BC से थी, मतलब अब से 4-5 हजार साल पहले से। लेकिन जैसे हमें आगे आगे मालूम होता गया, हमने प्रोग्रेस की कि बेसिकली मैटर के पास मास होता है, तो ये मास आया कहाँ से। मैटर के पास चार्ज होता है, तो ये चार्ज आया कहाँ से। उसके रीजंस हमें मिले कि हर एक मैटर को बनाने के लिए प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन जैसे पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है। न्यूट्रॉन है लेकिन उनके ऊपर चार्ज नहीं है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो भी मास मिलता है उसका रीजन ही यही है कि उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड उनके पास मास है। किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को अपन उसके ऊपर चार्ज डेवलप करते हैं तो हम क्या करते हैं, बस वो इलेक्ट्रॉन करंट में हमने देखा ही है, इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को लेके गए, जिसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया वो पॉजिटिवली चार्ज बनता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए वो नेगेटिवली चार्ज बनता है। लेकिन हमें मैग्नेट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही थी कि मैग्नेटिज्म सब्सटेंस में आता कहाँ से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये तो रिस्पॉन्सिबल है मास के लिए एंड चार्ज के लिए, लेकिन ये मैग्नेटिज्म का पार्ट आया कहाँ से, इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं थी। एंड टिल 1820 तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक्स को अलग अलग फील्ड बोल के ऐसे सेपरेट सेपरेट पढ़ रहे थे, और हमें लगता था कि उनके बिटवीन कोई भी रिलेशन नहीं था।
लेकिन वहां पे फिर इसी साल हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो एक्सीडेंटली हुआ था वो परफॉर्म किया था बाय ऑर्स्टेड। और ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन किए थे उसने मतलब एक्चुअल ह्यूमन लाइफ को पूरा मतलब चेंज करके रख दिया है, क्योंकि आज की डेट में जो भी हमने प्रोग्रेस की है उसमें मोर देन 60 to 65% कॉन्ट्रीब्यूशन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का है। एंड ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ये बात हमें सबसे पहले ये ऑर्स्टेड ने बोली थी। अब ये ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन थे वो इस तरह से थे, उसने बोला कि व्हेनेवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जब भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, या फिर उसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हेनेवर चार्जेस आर इन मोशन, कोई भी चार्ज हो अगर वो मोशन परफॉर्म करने लगा इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मतलब कंडक्टर के सरफेस के ऊपर हो या फिर कहीं पे भी हो, चार्ज मोशन परफॉर्म करने लगा, इसका मतलब वो चार्ज अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड को तो छोड़ेगा नहीं, वो तो साथ में रहेगी। एट द सेम टाइम जब वो मोशन परफॉर्म कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इन एडिशन मैग्नेटिक फील्ड भी खुद के सराउंडिंग में प्रोड्यूस करेगा। और ये बेसिक रीजन था वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, कहीं पे भी जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके लिए यही बेसिक कंडीशन है कि चार्जेस को मोशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। whenever charges are in motion they have to produce magnetic field around it। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का दूसरा कोई भी तरीका एक तो एग्जिस्ट नहीं है, एंड अगर होगा भी तो ह्यूमन बीइंग को दूर दूर तक उसके बारे में अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं है। हमें बस एक ही बात मालूम है, चार्ज मोशन में सेट हो गए तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये बात हमें ऑर्स्टेड ने सबसे पहले एक्सप्लेन की थी। एंड इसी फेनोमेनन को अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी हमें देखना है, मतलब करंट फ्लो होने की वजह से कैसे मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड होता है। सेकंड कंक्लूजन में एक्सप्लेन करता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। मतलब कि क्या है कि सपोज कोई भी ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से फ्लो हो रहा है करंट फ्लो, जैसे कि मैं कंसीडर करता हूं कि करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे एक पॉइंट दिया है P, तो इतना तो मालूम हो गया कि कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो होगा, मतलब वो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो पॉइंट P के ऊपर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो मुझे इस कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ना पड़ेगा। थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में अगर चला गया तो हमारे जो फिंगर्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली हमें इस तरह का स्ट्रक्चर ये मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पूरा चक्कर कंप्लीट करेगी। मतलब देखो अगर पॉइंट P की बात करेंगे एंड पॉइंट Q की बात करेंगे तो दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए ऐसे हमें लगता है, लेकिन वैसे नहीं होता है, दोनों के ऊपर डायरेक्शन अलग होती है। ये P के ऊपर जो डायरेक्शन है वो जाती है इनवर्ड, अंदर घुस रही है मैग्नेटिक फील्ड, एंड Q के ऊपर डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड आ रही है। ठीक है, देखो डॉट का मतलब होगा आउटवर्ड, हमारी तरफ आ रहा है, एंड क्रॉस का मतलब होगा इनवर्ड, मध्ये घुसतोय। तो इस तरह से जो है हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, हमें जहां पे पॉइंट चाहिए वहां पे फिंगर्स लेने पड़ेंगे उस साइड में, मतलब फिंगर्स देखेंगे तो हम वहां पे डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद में ऑर्स्टेड हमें एक्सप्लेन करता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन करंट। मतलब करंट कितना ज्यादा फ्लो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस होने वाली है। जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पे ऑर्स्टेड ने बोली, लेकिन उसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे करने का इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। तो उसे फाइंड करने के लिए ये जो बायोट एंड सैवर्ट थे इन्होंने
एकदम सीक्वेंस ऑफ भयानक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उसके बाद में कुछ तो इन्फॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट की, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट की वो पढ़ने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, जिसको अपन पढ़ते ही नहीं है। इसलिए ये लैपलस ने क्या किया, इनके इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे सामने एक्सप्लेन किया, लेकिन बेचारा प्रामाणिक था इसलिए इनका ही मतलब रूल को इनका ही नाम दिया बायोट सैवर्ट्स लॉ, उसको लैपलस लॉ भी बोला जाता था। ठीक है, तो बेसिकली ये बायोट एंड सैवर्ट एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हमें कहीं पे भी कंडक्टर के सराउंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करनी है, तो फॉर एग्जांपल ऐसे शेप का कोई भी एक कंडक्टर आपको दिया है। अब ये कंडक्टर की ऐसी शेप मैंने कंसीडर की, इसका रीजन ही है कि हर एक कोई भी शेप का कंडक्टर हो उसके लिए ये रूल एप्लीकेबल है। अगर इसमें से आई इतना करंट फ्लो हो रहा है एंड मुझे पॉइंट पी दिया है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो मुझे सबसे पहले इस कंडक्टर को पूरा कंसीडर नहीं करना है, इसकी छोटी सी लेंथ कंसीडर करनी है डीएल, एंड उस डीएल को सेंटर ए पॉइंट पी के साथ कनेक्ट करना है, उनका डिस्टेंस होगा आर, एंड ये कंडक्टर उस लाइन के साथ एंगल बनाएगा थीटा। तो उस केस में पॉइंट पी के ऊपर जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा वो सबसे पहले करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, देन कंडक्टर के लेंथ के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, देन ये डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, एंड एंगल के साइन थीटा के साथ में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब ये मैग्नेटिक इंडक्शन इतनी सारी चीजों पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे डी बी यूज किया है, डी आया मतलब वो छोटा है, क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट यूज किया है हमने यहाँ पे, जिसको करंट एलिमेंट ऐसे भी बोला जाता है। करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट का मतलब होता है ये फ्लो होने वाला करंट इनटू ये डीएल, इसकी लेंथ। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस कंसेप्ट को लेके आते हैं। अगर ये चारों इक्वेशन कंबाइन करेंगे तो हमें यहाँ पे डीबी के लिए फॉर्मूला मिलता है कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए गिवन पॉइंट प्रोड्यूस होगा, इट इज गिवन बाय डीबी इज प्रोपोर्शनल टू होगा आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एंड एज यूजुअल फिर से प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया, उसको निकाल के कांस्टेंट लेके आएंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 एप्सिलॉन हुआ करता था, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहेगा। हर बार मैग्नेटिक्स में कोई भी प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस कर रहे एक ही कांस्टेंट होगा, जैसे इलेक्ट्रो में भी एक ही कांस्टेंट हमारे पास था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब दोनों तरफ 1/4 पाई कॉमन है, उसका रीजन यही है, यहाँ पे देखो ये जो फील्ड है ये भी स्फेरिकल प्रोड्यूस हो गई है, ये भी स्फेरिकल प्रोड्यूस हो रही है, तो स्फीयर का टोटल एंगल, स्फीयर का सॉलिड एंगल होता है 4 पाई। तो पूरा सॉलिड का मतलब स्फीयर का एरिया हमने कंसीडर किया है, ये शो करने के लिए हम यहाँ पे 1/4 पाई लेके आ रहे हैं। एंड इप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करके ये म्यू नॉट तो मीडियम का कांस्टेंट है, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू अपन पहले भी देख चुके हैं, अभी मैंने इंट्रोड्यूस की थी, ये होगी 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर। ये यहाँ पे इंटू नहीं रहेगा, 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर। एंड आइडियल साइन थीटा यूजुअल कांस्टेंट है, आई करंट डीएल लेंथ, थीटा इज द एंगल एंड आर इज द डिस्टेंस। तो इस तरह से ये बायोट सैवर्ट्स लॉ हमें मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए गिवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो एज यूजुअल हमारी सिंपल प्रोसेस आहे त्या इक्वेशनला युनिट वेक्टरने मल्टीप्लाय करायचं, तो ये बनेगा आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये बन गया वेक्टर फॉर्म। या फिर हमें मालूम है आर कैप का मतलब होता है आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, उसी को पुट करेंगे तो ये डीबी वेक्टर बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है, लेकिन अगर ये साइन थीटा को यहाँ से निकालेंगे, डीएल को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें मालूम है वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इन ब्रैकेट डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब। इस तरह से वेरियस फॉर्म में हम वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली बायोट एंड सैवर्ट्स लॉ। अभी एज यूजुअल लॉ आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इन वेरियस केसेस। तो आगे आएंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट सैवर्ट्स लॉ। अब यहाँ पे कंडीशन एक बात बस आपको याद रखनी है कि इफ पॉइंट लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसी लाइन के अलोंग अगर पॉइंट सिचुएटेड है, तो उस केस में थीटा 0 बनेगा, थीटा 0 तो साइन 0 0 होगा,
यानी उस पॉइंट के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर आपको दिया है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है एंड आपको बोला है कि पॉइंट पी यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा इट विल ऑलवेज बी जीरो। एंड अगर आपको बोला गया है कि वही पॉइंट अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, इफ point is along perpendicular to current, तो उस केस में थीटा विल बिकम 90 डिग्री। थीटा 90 है तो साइन 91 होगा, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन जो है डीबी बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, इससे ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से वेरियस पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ इसको बहुत सारे टर्म्स में पहले ही कंपेयर कर चुके हैं, और कुछ पॉइंट्स है जो आपको मॉड्यूल में दिए है, तो एक बार आप उसको रीड कर लेंगे, जो कुछ काम के है ही नहीं जो बाकी के बचे हैं, लेकिन फिर भी एक इंफॉर्मेशन के लिए आप उसको गो थ्रू करेंगे और उसको रीड करेंगे। ठीक है ना, समझ लगा है सही भी? ओके, चलो अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब एप्लीकेशन मतलब हम क्या करेंगे, पहले एक इन जनरल बॉडी ली थी किसी भी शेप का कंडक्टर, अभी पर्टिकुलर शेप की बॉडीज लेंगे एंड उनकी वजह से सराउंडिंग के स्पेस में जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है उसको हम डिफरेंट पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर बोला गया है कि कोई भी एक कंडक्टर है, इस तरह का एक कंडक्टर दिया है, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो करंट की वैल्यू आपको दी है आई, और आपको बोला है कि इसके सराउंडिंग में कोई भी पॉइंट दिया है आपको पी, एंड इस एंड्स को अगर पॉइंट पी के साथ अगर कनेक्ट करेंगे इस तरह से, एंड ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, अगर यहाँ पे थीटा 1 एंड थीटा 2 ऐसे एंगल्स हमें दिए जा रहे हैं, एंड ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बिटवीन है वो अगर अपन को हमें बोला गया है कि डी है, तो उस केस में इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सिमिलर फॉर्मूला हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका यूज करके हम गिवन पॉइंट पे जो है मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इन जनरल फॉर्मूला। अभी आई का मतलब फ्लो होने वाला करंट, डी का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ड्रॉ किया है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, थीटा 1 एंड थीटा 2 आर द एंगल्स जो डायग्राम में आपको शो किए हैं। ठीक है, तो अभी इसमें भी क्या होगा, आगे जाके अपन यहाँ पे स्पेशल केसेस देखेंगे। अब स्पेशल केस की कंडीशन में क्या होगा, देखो नंबर 1, आपको अगर बोला गया है कि पॉइंट इज सिचुएटेड अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे ऊपर शो किया है, वो इन जनरल केस भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं भी होगा तो भी इन जनरल वो अप्लाई एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो वहां पे φ1 एंड φ2, या फिर हमने उनको थीटा 1 थीटा 2 बोला है, तो वहां पे जो थीटा 1 एंड थीटा 2 है ये बन जाते हैं इक्वल, एंड ये थीटा 1 एंड थीटा 2 अगर इक्वल बन गए उस केस में तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यानी 2 साइन थीटा, यानी यहाँ पे 2 कैंसिल होके हमें इन जनरल एक्सप्रेशन मिलता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इंटू साइन ऑफ थीटा। ये कब एप्लीकेबल है, जब पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा तो। एंड इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की केस में आपको अगर बोला गया है कि लेंथ इज इनफाइनाइट, लेंथ इज इनफाइनाइट, करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ अगर इनफाइनाइट दी जाती है तो उसका मतलब होता है कि φ1 एंड φ2 दोनों भी एंगल 90 डिग्री रहेंगे, यानी कि ऊपर के इक्वेशन में साइन थीटा जो है वो 1 बन जाएगा, एंड हमें एक्सप्रेशन मिलता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड उससे रिलेटेड हमें आगे भी डिस्कस करना है, क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आ सकता है, तो हम इसके ऊपर ही ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब बाकी भूल नहीं जाएंगे ऊपर के, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कब, अगर आपको बोला है कि लेंथ इनफाइनाइट है तो वही केस है, एंड हमें बोला गया है कि पॉइंट इज सिचुएटेड
नियर वन ऑफ इट्स एंड, मतलब जो करंट कैरिंग कंडक्टर दिया था, पॉइंट अगर उसके एंड पे सिचुएटेड है पी, आर इतने डिस्टेंस पे या फिर डी इतने डिस्टेंस पे, फिर से कंडीशन वही है कि लेंथ इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे जो है एक एंगल बनेगा 0 डिग्री एंड यहाँ पे दूसरा एंगल बनेगा 90 डिग्री। यानी ऊपर के फॉर्मूले में अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो बी के लिए एक्सप्रेशन बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 था, यहाँ पे जो है 4 हो गया। कब? अगर पॉइंट वन ऑफ इट्स एंड के नियर अबाउट सिचुएटेड है तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की इन जनरल केस हो गई। तो इनको अप्लाई करके वेरियस पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन रिक्वायर्ड होता है उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर तो हो गया, फिर दूसरे दूसरे एप्लीकेशंस देखेंगे कि जैसे आपको बोला जाता है कि सर्कुलर आर्क दिया है, मैग्नेटिक इंडक्शन सेकंड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर आर्क विच इज करंट कैरिंग, मतलब उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। मतलब ऐसे पर्टिकुलर कोई भी, जैसे कि अभी जैसे पर्टिकुलर कोई भी एक एंगल का एक आर्क दिया है, इसमें से फ्लो हो रहा है करंट, और आपको बोला है कि यहाँ पे एक पॉइंट है जो इसके सेंटर पे सिचुएटेड है पी, इसकी रेडियस आपको दी है आर, और यहाँ पे जो है एंगल ये सबटेंड कर रहा है थीटा। तो अगर हमें ये एंगल मालूम है तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग V इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई। ये इक्वेशन अगर यूज करेंगे तो कोई भी शेप का सर्कुलर आर्क अगर दिया जा रहा है हम वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सेम एग्जांपल में हमें अगर बोला गया है कि कॉइल अगर सेमी सर्कुलर है, तो सेमी सर्कुलर के केस में थीटा यानी एंगल होता है पाई, तो उसको पुट करेंगे तो ये बनेगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, पाई पाई कैंसिल होके अपॉन 4r, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अगर आपको बोला जाएगा कि कॉइल कंप्लीट सर्कुलर है तो उस केस में जो एंगल है थीटा वो बनेगा 2 पाई एंड एक्सप्रेशन बनेगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, वहां पे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन 2r। मतलब कोई भी शेप आपको अगर दिया जा रहा है, फिर वो 60 डिग्री देंगे 45 डिग्री देंगे, तो हम बस वहां पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हम मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल ही यूज करते हैं, बस उसमें हमें चेंज क्या करना पड़ता है, अब हमारे कर्ल फिंगर्स करंट की डायरेक्शन शो करेंगे एंड थंब जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन शो करेगा। और उसमें जो बात आई थिंक मैंने बोली है पहले, नहीं भी बोली होगी तो देखो, अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो जाएगी इनवर्ड, और अगर वहां पे करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है मतलब ये क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऊपर आएगी अपवर्ड, और उस पर्टिकुलर केस में एंटी क्लॉकवाइज करंट को अपन नॉर्थ पोल एंड क्लॉकवाइज करंट को साउथ पोल, इस तरह से हम मतलब मैग्नेट की पोल्स जो है उनकी पोलैरिटी कंसीडर करते हैं, क्योंकि करंट कैरिंग जो कॉइल है वो भी एज ए मैग्नेटिक बिहेव करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको किसी भी अरेंजमेंट की अगर मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करना है तो आप सेम फॉर्मूले अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है मॉड्यूल में आपको एक टेबल दिया है जिसमें आपको बहुत सारी अरेंजमेंट करके दी है स्ट्रेट पर करंट कैरिंग कंडक्टर एंड सर्कुलर कॉइल की, तो वो टेबल अच्छे से लर्न करेंगे मेनी टाइम्स एक क्वेश्चंस वो उस टाइप के डायग्राम जो इस टेबल में दिए हैं उस टाइप के मतलब उस टाइप के डायग्राम से रिलेटेड के क्वेश्चन बहुत बार आके गए, तो उनको एकदम अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में अगर देखेंगे तो नेक्स्ट सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के ऊपर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट along
axis of current carrying सर्कुलर कॉइल। मतलब फिर से इस तरह से सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल होगी, फिर इसका एक एक्सिस हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्सिस के ऊपर पॉइंट P रहेगा, सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस x। इसकी रेडियस हम कंसीडर करेंगे एज ए। तो पॉइंट P के ऊपर जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड होगा दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट I a square divided by 2 in bracket a square plus x square raised to 3/2। देखो ग्रेविटेशन में अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन में हमने सेम टाइप का फॉर्मूला देखा था। डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट बदल रहे हैं, वहां पे चार्ज था, यहाँ पे करंट आ रहा है। ठीक है, तो ये बन गया म्यू नॉट I a square डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n बोलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये बनेगा म्यू नॉट n I a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2। अब इसमें स्पेशल केसेस है, उसमें आप कंसीडर कर सकते हैं कि x इज मच ग्रेटर देन a बोला है, x बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो हम इस a स्क्वायर को अगर निगलेक्ट कर देंगे तो हमें db के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा म्यू नॉट I a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स क्यूब। अगर बोला जा रहा है कि x इज मच ग्रेटर देन a है, इसका मतलब पॉइंट तो डायरेक्ट सेंटर पे आ गया, यानी कि ये बनेगा म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू a। तो इस तरह से हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई करके जो है मैग्नेटिक इंडक्शन, फिर वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हो या फिर सर्कुलर कॉइल के सेंटर में हो, सर्कुलर आर्क के सेंटर में हो, या फिर एक्सिस पे कोई भी पॉइंट दिया हो, तो उनके लिए अपन अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो दोनों साइड में जो है ये मैग्नेटिक इंडक्शन कम होता है एंड सेंटर पे जो है ये मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो इस ग्राफ में एक ये एंड ये ऐसे दो पॉइंट हमें मिलते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन एग्जैक्ट सिमिलर होती है। तो ये डिस्टेंस होता है इस पॉइंट का r/2 फ्रॉम द सेंटर, और उनको बोला जाता है एज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कांस्टेंट बनती है। मतलब यहाँ पे जो इनको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कांस्टेंट आता है, मतलब वहाँ पे वेरिएशन आता नहीं है, मतलब dB अपॉन dx इक्वल टू आता है कांस्टेंट। तो उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो बेसिकली इनका डिस्टेंस एंड इनका लोकेशन जो है ग्राफिकली हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन फाइंड कर सकते हैं। तो ये था बायोट-सैवर्ट्स लॉ एंड उसका एप्लीकेशन। अभी इसी तरह की कॉइल के अरेंजमेंट करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं एज ए हेल्महोल्ट्ज कॉइल। अभी हेल्महोल्ट्ज कॉइल मतलब क्या होता है, देखो हम एक दो कोएक्सियल कॉइल का एक सेटअप बनाते हैं और बेसिकली उसमें से करंट फ्लो करके हम एक मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करते हैं, एंड जिसके लिए मतलब इसका बेसिक एप्लीकेशन ये होता है कि हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, इसलिए इस तरह की अरेंजमेंट हम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, हम दो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कंसिडर करेंगे इस तरह से, और इसमें कंडीशन ये होगी कि इनकी जो रेडियस है दोनों की वो सिमिलर रहेगी। रेडियस तो सिमिलर है, उसके साथ में इनके बिटवीन का जो सेपरेशन है वो भी रेडियस इतना सिमिलर रहेगा। ठीक है, एंड दोनों में से जो है हम सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे। तो इस तरह की एडजस्टमेंट जो है, अरेंजमेंट जो है, इसको बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। तो इस टाइप के कॉइल में क्या होता है, देखो अगर इसको ग्राफिकली अपन प्लॉट करेंगे, ऊपर की तरह यहाँ पे ग्राफ मिलेंगे, तो इनका एक पॉइंट मिलता है दोनों के लिए, जिसको अपन ऊपर जो इंट्रोड्यूस कर चुके हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उस तरह का पॉइंट यहाँ पे मिलता है। एंड इस रीजन में, इस पॉइंट के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम ये सेटअप यूज करते हैं। जैसे मेनी टाइम एप्लीकेशन में हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम आगे देखने वाले मैग्नेट की केस में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कंडीशन आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्सिस
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग इक्वेटर, इसमें रिलेशन था, क्या था रिलेशन, एक्सिस के ऊपर जो होती है वो डबल होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इक्वेटर। तो वही कंडीशन जो है ये मैग्नेटिक्स में भी एप्लीकेबल होती है, आगे अपन उसको प्रूव करने वाले, देखने वाले। तो यहाँ पे जो बी अलोंग, मतलब बी मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, वो कैलकुलेट करना है हमें। कोई भी इनके बिटवीन ये पॉइंट दिया जाएगा कॉइल के बिटवीन, जैसे ग्राफ पे पॉइंट पी है, वो पॉइंट यहाँ पे एम होगा। तो वहां पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होती है ये एक्सिस के ऊपर आ गया, इसलिए ये बनेगी 0 इंटू, या फिर डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख देते हैं 0.716 इंटू म्यू नॉट एन आई अपॉन ए। अब यहाँ पे म्यू नॉट मतलब वही कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, ठीक है। एंड दोनों कॉइल के अगर हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसकी वैल्यू होती है 0.678 म्यू नॉट एन आई अपॉन ए। तो ये म्यू नॉट एन आई अपॉन ए, इनकी वैल्यू हर तरफ सिमिलर रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल के अरेंजमेंट यूज करते हैं। बस ज्यादा कुछ खास नहीं, ये वैल्यूज थोड़ा सा पॉसिबल रिमेम्बर करो। तो उसके बाद में हम बायोट सावर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे फॉर नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज मूविंग चार्जेस। बायोट सावर्ट्स लॉ फॉर मूविंग चार्ज। तो आपको अगर बोला है कि कोई भी एक चार्ज है एंड वो अगर इस डायरेक्शन में अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, एंड इसके सराउंडिंग में अगर पॉइंट पी दिया है जो आर इतने डिस्टेंस पे, एंड ये एंगल बना रहा है थीटा, एंड हमें अगर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है, तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू इन ब्रैकेट वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर का क्यू। अब यहाँ पे Q का मतलब चार्ज, V मतलब वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से चार्ज मूव हो रहा है, क्योंकि चार्ज के वेलोसिटी के ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करेगा, ठीक है। देन R मतलब उन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन, एंड अगर वही मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू इंटू वी इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म था बायोट सावर्ट्स लॉ का, वहां पे बस करंट था, यहाँ पे जो है हम चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें अगर आपको बोला जा रहा है कि प्लस क्यू चार्ज है एंड वो अगर इस डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। लेकिन अगर आपको माइनस चार्ज दिया है एंड वो अगर अपवर्ड जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन हमें अपोजिट लेनी पड़ेगी, एंड फिर करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोट सावर्ट्स लॉ। अब तक जो डिस्कस किया हमने ये सिर्फ बायोट सावर्ट्स लॉ एंड उसके एप्लीकेशंस थे। अभी नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, दैट इज एम्पियर्स लॉ। अब ये एम्पियर्स लॉ जो है कुछ नहीं है, सिर्फ ये मॉडिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन या फिर जनरलाइज फॉर्म है बायोट सावर्ट्स लॉ का। मतलब जो काम बायोट सावर्ट्स लॉ कर रहा था मैग्नेटिक इंडक्शन को फाइंड करने का, वही एम्पियर कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट एम्पियर्स लॉ। लेकिन एम्पियर्स लॉ को जो है एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ ऐसे भी बोला जाता है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे एक लिमिटेशन है। जैसे गॉस को अप्लाई करते टाइम, गॉस थ्योरम को अप्लाई करते टाइम लिमिटेशन था कि बेसिकली जो भी चार्जेस है रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, जिनकी वजह से हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, उन्होंने एनक्लोज करना चाहिए, मतलब सरफेस ने उसको एनक्लोज करना चाहिए, तभी अपन वहां पे गॉस थ्योरम जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह की सिचुएशन होती है एम्पियर्स लॉ में कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स को जो है एनक्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ होता है इस तरह से, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई। मतलब फिर से मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इतनी मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी बायोट सावर्ट्स लॉ की तरह। सिंपल डायरेक्टली हमें क्या करना है, ये म्यू नॉट को जितना भी करंट है उससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन समेशन ऑफ आई का मतलब होगा करंट एनक्लोज्ड बाय क्लोज लूप, एंड उस लूप को अपन एम्पियर के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए एम्पियरियन लूप भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिमिटेशन हमें मेंटेन करना पड़ेगा। इसको अपन रिप्रेजेंट करने के लिए और एक क्वांटिटी यहाँ पे लेके आते हैं, जिसको अपन बी नॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर
इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यहाँ पे जो H है इसको बोला जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंडक्शन की तरह ही एक वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एंड अगर B को H से रिप्लेस करेंगे तो हम सेम बायोट-सावर्ट्स लॉ को H वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ I इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन की जगह पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिलेटेड अगर डेटा दिया जा रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में हमें ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हर बार एप्लीकेबल नहीं होती है, पर्टिकुलर लिमिटेड केस है वहीं पे हमें अप्लाई करनी है। देन फिर से मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। फॉर्मूले तो वही मिलते हैं जो बायोट-सावर्ट्स लॉ से मिले थे। अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर दिया है, उसके सराउंडिंग में पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस R, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन जो है इट विल बी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। वहां पे D लिया था, यहाँ पे R लिया, बाकी पार्ट सेम है। बस हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो है वायर की जगह पे सिलिंड्रिकल वायर लेंगे या फिर सिलेंडर ही लेंगे, कंडक्टिंग सिलेंडर। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सिलिंड्रिकल वायर या फिर कंडक्टिंग सिलेंडर भी अपन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक कंडक्टिंग सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया कंडक्टिंग सिलेंडर। अब ये कंडक्टिंग सिलेंडर का ये स्ट्रेट लाइन हो गई इसकी एक्सिस। अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, ऐसे एज्यूम करते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिलेंडर की केस में जैसे अपन ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते थे कि पॉइंट अगर वेरियस कंडीशन पे है, इनसाइड है, सरफेस पे, आउटसाइड पे है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन कितना रहेगा। तो एक मिनट, ये सॉलिड है, पूरा का पूरा करंट को कंडक्ट कर रहा है। तो बेसिकली जो है हम यहाँ पे पहले करंट डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। करंट डेंसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी अपन पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया यानी पाई आर स्क्वायर। ये थ्रू आउट द सिलेंडर कांस्टेंट होगी, ये अपन एज्यूम कर रहे हैं। तो उसके बाद में हम यहाँ पे वेरियस पॉइंट पे ये मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करेंगे। एक पॉइंट इनसाइड होगा फर्स्ट, दूसरा पॉइंट सरफेस पे होगा सेकंड, तीसरा पॉइंट आउटसाइड होगा। एंड इनकी जो डिस्टेंसेस है कंसीडर करते हैं, ये आर डैश, ये कैपिटल आर एंड ये स्मॉल आर। तो वन बाय वन, अगर हमें पहले पॉइंट दिया है इनसाइड है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है इनसाइड पॉइंट पे वो रहेगा म्यू नॉट बाई 2 इंटू जे इंटू आर। जे को अपन पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, करंट डेंसिटी है, एंड आर नहीं है, ये आर डैश है। आर डैश मतलब एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस। देन अगर पॉइंट सरफेस पे देंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो है स्मॉल आर बनेगा कैपिटल आर। और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो फिर से म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर, मतलब जो इन जनरल अपन यूज करते हैं उसके फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से अपन एक बात और भी लिख सकते हैं कि इनसाइड जब तक है तब तक ये मैग्नेटिक इंडक्शन आर डैश के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसको जो है अपन म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर ऐसे होता है। तो अपन इनसाइड फाइंड करते हैं तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर में कैपिटल आर से मल्टीप्लाई ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कर चुके हैं, तो इस फॉर्म में भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सरफेस पे हो गया, और ये सरफेस पे जो मिलता है ये मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये मैक्सिमम होता है, इसके बियॉन्ड मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं बढ़ सकता। अगर इसको भी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करना है तो हम म्यू नॉट इंटू जे कैपिटल आर अपॉन 2 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो पॉइंट है, अगर हमें आउटसाइड दिया है तो आउटसाइड के लिए तो वही इन जनरल फॉर्मूले एप्लीकेबल रहेंगे। बी बनेगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर, मतलब जैसे सिलेंडर के बाहर आ गए वैसे बी बना प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। या फिर इन टर्म्स ऑफ अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए तो ये म्यू नॉट जे
कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू स्मॉल आर, ऐसे भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड पहले जैसे कि अगर एक्सिस के ऊपर बोला है तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि उसका रीजन हमने पहले ही देखा है बायोट-सावर्ट्स लॉ की इंट्रोडक्शन में, तो वो सेम पार्ट यहाँ पे मेंटेन रहेगा। अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ये y, ये x एक्सिस, और यहाँ पे अपन रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, एंड यहाँ पे आएगा डिस्टेंस। तो जैसे हमने देखा कि जब तक सरफेस नहीं आता है, मतलब r डैश कैपिटल R नहीं बनता है, तब तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे सरफेस आ गया उसके बियॉन्ड ये क्या करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो ये जो है ग्राफिकल वेरिएशन इस तरह से होते हैं। अब इस सेम एप्लीकेशन हम देखेंगे, बस हमारा जो सिलेंडर है अब की केस में हॉलो बनेगा। हॉलो सिलेंडर, लेकिन कौन सा है, फिर से सीसी मतलब करंट कैरिंग है, ठीक है। ये सिलेंडर हो गया, फिर से ये एक्सिस, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई। अब ये हॉलो है तो इसमें हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे आर डैश इनसाइड, दूसरा लेंगे सरफेस के ऊपर एट ए डिस्टेंस कैपिटल आर, तीसरा होगा आउटसाइड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। और इस पर्टिकुलर केस में जो करंट डेंसिटी होती है वो रहेगी आई अपॉन पाई इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हर बार हम इसको कांस्टेंट मेंटेन रखेंगे। अब ये ए एंड बी मतलब क्या है, इसकी जो थिकनेस होती है ना, तो ये इनसाइड ए एंड ये आउटसाइड का डिस्टेंस बी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये करंट डेंसिटी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे सेम सिचुएशन यहाँ पे हम लेंगे कि अगर पॉइंट हमें दिया है आर डैश जो पूरा इनसाइड है, तो उस केस में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 रहती थी, वैसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी 0 रहेगा। लेकिन अगर आपको पॉइंट दूसरा दिया जा रहा है, जो हम यहाँ पे सरफेस के थोड़ा अंदर लेंगे, और उसके लिए मैं कंडीशन लिखता हूँ कि जिसका डिस्टेंस ए से बड़ा लेकिन बी से छोटा है, मतलब ये इन दोनों के बिटवीन यहाँ पे पॉइंट सिचुएटेड है, तो उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है बी, वो बनेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका यूज करके हम मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला, बस थ्योरेटिकल फॉर्मेट में एज इट इज इनको पूछा जा सकता है। तो थ्योरेटिकल फॉर्मूले बस प्रिपेयर करो, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आपको नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो आर अगर आउटसाइड है, मतलब बी से एंड ए से दोनों से ग्रेटर है, तो वही हमारा इन जनरल फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ये एप्लीकेबल रहेगा। एंड मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आएगा आउटसाइड पॉइंट से रिलेटेड ही आने वाला है। बस ये फॉर्मूले जो है एग्जैक्ट रिमेंबर नहीं भी करेंगे तो इसमें इस तरह की अरेंजमेंट थी, ये आइडिया आना चाहिए, बस इतनी वहां पे एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। फिर से यहाँ पे अगर एक्सिस पे बोलेंगे तो एक्सिस पे हर बार मैग्नेटिक इंडक्शन तो 0 ही होने वाला है। तो इस तरह से जो है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर एज वेल एज होलो सिलेंडर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह का एक एप्लीकेशन अगर आपको दिया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट कैरिंग करंट, जैसे ग्रेविटेशन में डिस्क थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इनफाइनाइटली चार्ज शीट थी, उसी तरह की यहाँ पे करंट कैरिंग शीट है। तो उसके लिए मैग्नेटिक इंडक्शन होता है म्यू नॉट के अपॉन 2, म्यू नॉट के अपॉन 2, एंड यहाँ पे जो करंट है उसको अपन कंसिडर करते हैं एज लीनियर करंट डेंसिटी। अब लीनियर करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट लेंथ फॉर द गिवन शीट, ठीक है। तो ये आपको के दिया जाएगा, तो उस केस में डायरेक्टली अपन म्यू नॉट के बाई 2 करेंगे, तो मैग्नेटिक इंडक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है एम्पियर्स लॉ का, मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अभी सोलेनॉइड मतलब क्या है, एकदम सिंपल केस होती है, एक सिलेंड्रिकल फ्रेम होगी एंड उसके ऊपर अपन इस तरह की कॉइल को वाउंड करते हैं एंड इसमें से करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट दिया है कि सेंटर में है, तो वहां पे बी एट पॉइंट पी इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट एन आई। अगर पॉइंट बोला है वन ऑफ इट्स एंड पे है, तो उस पॉइंट पे इंडक्शन होता है हाफ म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे म्यू नॉट का मतलब स्टार्ट में बोला था, एन का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब क्वेश्चन में देखना पड़ेगा सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स दिया या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दी है। सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स देंगे एंड लेंथ देंगे तो उनको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आई का मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है थ्रू द गिवन सोलेनॉइड। अब इससे रिलेटेड आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज अलोंग एक्सिस। वो सिर्फ एक्सिस के अलोंग एक्ट होती है, जो मैंने डायग्राम में यहाँ पे शो किया था, ठीक है। फिर उसकी डायरेक्शन जो है अपन राइट हैंड थंब रूल से अप्लाई मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड के आउटसाइड जो इंडक्शन होता है सोलेनॉइड के आउटसाइड, उसकी वैल्यू एक्सट्रीमली कम होती है, लेस होती है, तो उसको अपन कंसीडर ही नहीं करते, उसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। फिर सोलेनॉइड की तरह और एक बॉडी आती है दैट इज टोरॉइड। अब ये टोरॉइड में हम करते क्या है कि जो सोलेनॉइड होता है उसको ही इस तरह से बेंड करते हैं डोनट की शेप में, एंड इसको बेंड करने के बाद इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसके ऊपर ये कॉइल की वाउंडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर अगर सेंटर में पॉइंट दिया है तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई ये रिलेशन यूज करेंगे। बस यहाँ पे जो एन कैलकुलेट करते हैं अपन, उसके लिए कैपिटल एन अपॉन सरकमफरेंस करना पड़ेगा, मतलब कैपिटल एन अपॉन 2πr हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन in case of solenoid as well as toroid, and this is all about Biot-Savart's law and Ampere's law। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में मोशन ऑब्जर्व करेंगे चार्ज की इन मैग्नेटिक फील्ड, और उसका बिहेवियर क्या होगा वो पढ़ने के बाद फिर अपन सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर दो कंडक्टर अगर करंट कैरी कर रहे हैं तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। फिर वो एक दूसरे के साथ कैसे अट्रैक्ट रिपेल करते, बिहेव करते, उसका डिस्कशन हमें करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली क्या होता है, देखो जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। क्या ये फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें Q का मतलब होगा चार्ज, V का मतलब होगा वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है, B का मतलब होगा मैग्नेटिक इंडक्शन, थीटा का मतलब होगा डायरेक्शन बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ये एक्सप्रेशन होता है। अगर वहां पे अपन देखेंगे कि फोर्स जो एक्ट होगा चार्ज के ऊपर, हम लिख सकते हैं कि ये फोर्स जीरो होगा। इफ कब जीरो होगा, कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर उसके ऊपर चार्ज ही नहीं होगा, क्यू जीरो होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, मतलब इस एक्सप्रेशन में यह बनेगा जीरो। या फिर वहां पे वेलोसिटी जीरो है, मतलब पार्टिकल रेस्ट में है तो भी फोर्स जीरो होगा। पार्टिकल मोशन में है, चार्ज भी है, लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन ही जीरो है
तो भी वहां पे एक्ट होने वाला फोर्स 0 रहेगा। और फिर अगर पार्टिकल मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड यानी थीटा बनेगा 0, या फिर पार्टिकल मूव कर रहा है इन ए डायरेक्शन एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड यानी थीटा है 180, तो भी वहां पे फोर्स जो है वो 0 रहेगा। एंड अगर मुझे ये फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो ये पॉसिबल है ओनली इफ थीटा इज 90 डिग्री। तो उस केस में एक्ट होने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा, एंड ये मैक्सिमम फोर्स होता है Q इंटू वी इंटू बी। और एक बात, मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, hence magnitude of velocity and kinetic energy remains constant in magnetic field of a moving charge। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको चार्ज के मोशन के वेलोसिटी की डायरेक्शन सिर्फ चेंज करना आता है, वहां पे मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो सकता। इसलिए जो है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चेंज ही नहीं होती है। या फिर इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर, दैट्स वाई उनका डॉट प्रोडक्ट आता है 0। एंड एफ इंटू वी अगर 0 हो गया तो ये पावर का फॉर्मूला है, मतलब पावर 0 हो गई। पावर 0 मतलब वर्क डन 0। अगर वर्क डन हुआ ही नहीं तो एनर्जी चेंज होने का कोई पार्ट ही नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो वेलोसिटी वेक्टर है डायरेक्शन चेंज होती है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं होगा। इसके ऊपर डिपेंडेंट वेक्टर क्वांटिटी और मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, ये भी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन बाकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई इट विल बिकम 0। तो इस तरह से ये चार्ज पार्टिकल जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपनी मोशन परफॉर्म करता है। एंड इसके ऊपर एक्ट होने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो है हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि थंब फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा, फर्स्ट फिंगर जो है वो डायरेक्शन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की, एंड मिडिल फिंगर डायरेक्शन शो करेगा चार्ज के मोशन की यानी करंट की, ठीक है। तो इस तरह से अगर उनको रिप्रेजेंट करेंगे तो थंब जहां पे होगा वहां पे हम बोल सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन गिवन चार्ज है। अब यहाँ पे चार्ज अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो फोर्स की बात तो हो गई। अब वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, क्या पाथ फॉलो करेगा, उसके बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो अगर आपको बोला जा रहा है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल enters in magnetic field at an angle theta equal to 0 और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं इधर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन इट गोज अनडेविएटेड, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज ऑकर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर बोला जा रहा है कि पार्टिकल एंटर कर रहा है बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो उस केस में एक्ट होने वाला फोर्स बनता है मैक्सिमम, विच इज Q इंटू वी इंटू बी। एंड ये मैक्सिमम पार्टिकल फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल को भी मैक्सिमम बेंड करने का ट्राई करता है, एंड उस बेंडिंग की प्रोसेस में ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है सर्कुलर मोशन का, ये भी प्रोवाइड करता है। यानी जब भी पार्टिकल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तब चार्ज जो है सर्कुलर पाथ पे अपनी मोशन परफॉर्म करेगा, एंड वहां पे जो नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, यानी mv² बनेगा Q इंटू वी इंटू बी। तो अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होती है r, वो मिलती है हमें mv/bq। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है तो इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे।
एम वी को अपन बोलते हैं मोमेंटम, तो ये बनेगा p अपॉन पी क्यू। बट अपन बहुत बार देख चुके हैं कि p का एंड काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन इस तरह से होता है, तो अपन रूट ऑफ 2m ई के अपॉन बी क्यू ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड अगर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो जैसे अपन ड्यूअल नेचर में भी देख चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है, उसके अकॉर्डिंग 2m इंटू क्यू इंटू वी, वी मतलब यहाँ पे पोटेंशियल है, वेलोसिटी नहीं है, अपॉन बी क्यू ऐसे भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जो रेडियस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, वी एक्सेलरेटिंग मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी है। उसके बाद में अगर बात पीरियोडिक टाइम की करेंगे, टाइम पीरियड और पीरियोडिक टाइम यानी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये t बनेगा 2 पाई r अपॉन v, और इसमें अगर r की वैल्यू पुट करेंगे तो t के लिए एक्सप्रेशन आता है 2 पाई m अपॉन बी क्यू, 2 पाई m अपॉन बी क्यू। एंड अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए इसके ऊपर से, तो फ्रीक्वेंसी के लिए अपन इसको उल्टा करेंगे तो ये बनेगा बी क्यू अपॉन 2 पाई m। एंड फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद अगर हमें उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है यानी ओमेगा के फॉर्म में, तो इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बी क्यू अपॉन m। तो इस तरह से ये वेरियस फॉर्मूले हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लास्ट में इस सीक्वेंस का काइनेटिक। सर आवाज गेला आणि स्क्रीन पॉज झाली आहे. सर सर क्या हुआ? आवाज गेला होता आणि स्क्रीन पण पॉज झालती. कधीपासून? 1 मिनिट. 1 मिनिट झाला का? आता येतोय का आवाज? हो. स्क्रीन पण दिसते का? हो. Recording in progress. येतोय आवाज? हो. कुठपर्यंत होते? अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी नंतर केलं होतं. बरं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नंतर काइनेटिक एनर्जी, एंड उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन अपन देख रहे हैं कि अगर पार्टिकल एंटर करेगा, जो एंगल बना रहा है वो 0 भी नहीं है, 90 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, मतलब वो ऑब्लिक एंगल बना के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तब की केस में वो अपनी मोशन परफॉर्म करता है अलोंग हेलिकल पाथ। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और पार्टिकल जो है इसके साथ इस तरह का हेलिकल पाथ के अलोंग, मतलब इस डायरेक्शन में उसको प्रोजेक्ट किया गया है, ये एंगल है थीटा। तो इस एंगल से अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो होता क्या है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में हम करते हैं, हमें यहाँ पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है दैट इज v cos थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट मिलता है दैट इज v sin थीटा। और
जो चार्ज पार्टिकल है वो अपनी मोशन परफॉर्म करता है इस तरह से हेलिकल पाथ के अलोंग, और इस हेलिकल पाथ में जो है यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन होता है उसको बोला जाता है पी। पी का मतलब हो गया पिच, पिच का मतलब हो गया डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग वन पीरियोडिक टाइम, यानी हम इसको कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग v cos थीटा इनटू t। देखो cos थीटा क्यों लिया मैंने, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये परफॉर्म हो रहा है। एट द सेम टाइम ये हेलिक्स की रेडियस भी होती है, तो ये रेडियस वर्टिकल प्लेन में कवर हो रही है, इसलिए जो हम एम वी अपॉन बी क्यू लेते थे तो v के साथ में मुझे लेना पड़ेगा बस साइन थीटा। तो ये हेलिक्स की केस में जो है हमें ये दो फॉर्मूले रिक्वायर्ड होते हैं, बाकी कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा का पार्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि पीरियोडिक टाइम बाकी स्केलर क्वांटिटी जो है वो तो सेम रहने वाली है, उसमें कोई भी चेंज ऑकर नहीं होगा। ठीक है, अभी इसी का एप्लीकेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं एज ए साइक्लोट्रॉन। तो ये साइक्लोट्रॉन मतलब क्या है, एक डिवाइस है जिसका काम है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना। कौन से चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना, जो पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, या फिर वहां पे अपन ड्यूटेरॉन भी कंसीडर कर सकते हैं ना, H12 है ड्यूटेरॉन। इसको एक्सेलरेट करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, और उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जिनमें से हम इलेक्ट्रिसिटी इस तरह की वाइंडिंग कर देते हैं, और यहाँ पे ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे फिर से नीचे उसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा, इसके ऊपर भी अपन ऐसे वाइंडिंग कर देंगे, तो ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, ये बन जाएगा साउथ पोल। तो ये दोनों क्या करेंगे, इन बिटवीन जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इन दोनों के बिटवीन का जो स्पेस है, उस स्पेस में इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देंगे। एंड इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करेंगे, दो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की बिटवीन इस तरह की डी का स्ट्रक्चर, मतलब मेटेलिक होलो बॉक्सेस जो ABCD वाले डी की तरह दिखेंगे, इनको प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इनको प्लेस करने से क्या होगा, इनके बिटवीन जो स्पेस है उसके इन बिटवीन हम क्या करेंगे, ऐसे चार्ज पार्टिकल को रख देंगे यहाँ पे, कौन सा जो ऊपर बोला है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल या फिर ड्यूटेरॉन है, एंड इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे इस तरह के अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इससे होगा क्या, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको परपेंडिकुलर ये चार्ज मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है ना, तो इसकी मोशन इस तरह से होगी, ये जो डीज है वो इस तरह से बिहेव करेगी, ये सेमी सर्कुलर एंड ये रिमेनिंग सेमी सर्कुलर। तो जब भी चार्ज पार्टिकल हमने सेंटर में प्लेस किया था यहाँ पे, तो इनको अपन क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, AC अल्टरनेटिंग। मतलब एक टाइम में ये पॉजिटिव रहेगी तो ये नेगेटिव रहेगी, फिर हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद इसकी पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगी। और इससे होगा क्या कि जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे सेंटर में हमने प्रोड्यूस किया था, जब ये प्लेट पॉजिटिव होगी ये इसको रिपेल करेगी, ये यहाँ पे एंटर करेगा, बाद में ये पॉजिटिव हो जाएगी, फिर ये क्या करेगा, फिर से रिपेल करेगा, ये इधर एंटर करेगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से इसको रिपेल अट्रैक्शन रिपल्शन अट्रैक्शन चलता जाएगा, एंड ये जो है इस पाथ पे मतलब इंक्रीजिंग रेडियस से अपनी मोशन परफॉर्म करता जाएगा, और मोशन बढ़ गई मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो रिक्वायर्ड एनर्जी अटेन करने के बाद हम इसको विंडो में से पास होके एक टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्डमेंट के लिए अलाउ करेंगे, जिसके बाद हम रेडियो एक्टिविटी को आर्टिफिशियली वहां पे क्या बोलेंगे हम, इग्नाइट या फिर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक पर्पस वो होता है। बाकी यहाँ पे जो भी फॉर्मूले आएंगे रेडियस का, पीरियोडिक टाइम का, फ्रीक्वेंसी का, एनर्जी का, वो पूरे के पूरे सेम रहेंगे। बस यहाँ पे एक स्मॉल टी आता है जिसको अपन कैपिटल T/2 कंसीडर करेंगे, और इसका फॉर्मूला मिलता है पाई m अपॉन BQ, और ये क्या है, ये है टाइम इंटरवल। आफ्टर विच polarity is to be reverse। जो पोलैरिटी है प्लस माइनस, वो कितने टाइम के बाद चेंज करनी है, रिवर्स करनी है, ये बात हमें यहाँ से समझ में आती है। ठीक है, तो इस तरह से जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो बिहेव करता है। अब आगे के पॉइंट में हम देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करेगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होगी, तो क्या होगा।
motion of charged particle in combined इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पे होगा क्या, देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, दैट विल बी क्यू इनटू ई वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, अगेन उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी जो है क्यू इनटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो उस केस में उसके ऊपर एक्ट होने वाला जो नेट फोर्स रहेगा वो रहेगा एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q इन ब्रैकेट ई वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इस तरह का नेट फोर्स चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा व्हेनेवर इट एंटर्स इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो ऐसे स्पेस में एंटर कर रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रेजेंट है, तब की केस में ये फोर्स एक्ट होता है। एंड इसके अबाउट जो आइडिया है वो एक्सप्लेन किया था बाय लोरेंस, तो इसको अपन बोलते हैं कि ये लोरेंस फोर्स है या फिर लोरेंस का फोर्स का इक्वेशन। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि जब भी ये एंटर करेगा चार्ज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, उस केस में उसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये अगर तीनों सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को पैरेलल, मतलब अगर कोलिनियर है, तो उस केस में हमें मालूम है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा क्योंकि वहां पे साइन थीटा होता है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगा एंड इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इसको करेगा एक्सेलरेट, जिसकी वैल्यू होगी क्यू ई बाय एम। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले भी यूज कर चुके हैं, क्यू इंटू ई अपॉन एम, ये होता है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर नहीं किया क्योंकि पैरेलल है तो वहां पे कोई फोर्स एक्ट ही नहीं होता है। उसके बाद में अगर आपको बोला है कि जो ई वेक्टर एंड बी वेक्टर है वो क्या कर रहे हैं, वी के साथ में एंगल बना रहे हैं, और जो एंगल है वो ना तो 0 है ना तो 180 है, मतलब पैरेलल भी नहीं है एंड एंटी पैरेलल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर दोनों फोर्स एक्ट होंगे, और इस पर्टिकुलर केस में पार्टिकल जो है ये मोशन परफॉर्म करेगा अलोंग, यानी अंडरगो हेलिकल मोशन। लेकिन इसकी जो हेलिकल मोशन होगी उसमें एक कंडीशन ऐड होगी विथ वेरिंग पिच। मतलब जैसे पहले हमने देखा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे पिच कांस्टेंट था, यहाँ पे पिच वेरी होगा, मतलब इस तरह से ये हेलिकल पाथ के अलग अपनी मोशन परफॉर्म करेगा। देखो यहाँ पे पिच इतना था, यहाँ पे इतना हो गया, फिर ये इतना हो गया, इस तरह से यहाँ पे पिच वेरी होगा। बाकी जो वैल्यूज है वो तो सेम ही रहेंगे, कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है along x वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है विच इज गिवन बाय QE, यानी एक्सेलरेशन along हॉरिजॉन्टल x एक्सिस के along बनेगा QE by m। अगर हमें वेलोसिटी चाहिए आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, इनिशियली उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हैं v cos थीटा प्लस ax into t करेंगे, तो वेलोसिटी भी अपन एट एनी इंस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड गिवन टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये अगर पूछा जाता है तो फिर से ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन फिर से इसमें वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस लिए आएंगे, बस जो कंडीशन है थ्योरेटिकल केस के लिए हमें रिमेंबर करनी है। इसके बाद में अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है एंड यही रिमेंबर करो, बाकी बस थोड़ा सा फॉर्मेट मालूम होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं, लेकिन इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे कि अगर आपको बोला गया है कि वी वेक्टर, ई वेक्टर एंड बी वेक्टर तीनों भी एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उस केस में जो है नेट फोर्स जो है Fe प्लस Fm ये एक्ट होगा, दैट विल बी द जीरो। एंड ये अगर जीरो एक्ट हो रहा है तो वहां पे एक ही कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल चाहिए, तभी जाके नेट फोर्स जीरो बन सकता है। तो इनको अगर इक्वेट करेंगे तो हमें यहाँ पे कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज की जो वेलोसिटी है
उसके लिए फॉर्मूला मिलता है v इक्वल्स टू ई बाई बी। अब तक नीट के एग्जाम में 2 बार इसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ई बाई बी हो गया। अब इसके बाद में हम चार्ज को मूव करने वाला जो कंडक्टर है उसको कंसीडर करेंगे, यानी नेक्स्ट पॉइंट आएगा दैट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो चार्ज की केस में जो क्यू वी बी साइन थीटा था, अगर वो कंडक्टर देंगे तो वहां पे क्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय ओनली आई एंड वी रिप्लेस्ड बाय एल। तो ये बनेगा आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। मीनिंग तो सेम है, आई इज द करंट, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, थीटा मतलब एंगल होगा बिटवीन लेंथ या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनके इन बिटवीन, ठीक है। तो I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, इसके अकॉर्डिंग हम जो फोर्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से अगेन यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कैलकुलेट करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो अप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पे आंसर्स मिलते हैं। अब एक कंडक्टर की जगह पे अगर हमें बोला जा रहा है कि 2 कंडक्टर रखे हैं, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मतलब इस तरह के 2 कंडक्टर्स है, उसमें अगर आपको बोला गया है कि लाइक करंट फ्लो हो रहा है, लाइक करंट मतलब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कि इसमें से I1 इसमें से I1 या फिर I2, दोनों के बिटवीन का सेपरेशन आपको बोला है ए है। तो इस केस में ये एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। कैसे? उसके लिए अपन राइट हैंड थंब रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको हाथ मेरे शो नहीं कर सकता। तो इमेजिन करो कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे अट्रैक्ट करते टाइम जो भी फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्ट होती है वो होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ए। बस उसमें कंडीशन है कि अगर लाइक है एंड अनलाइक है तो सब दोनों केस में फोर्स तो सेम रहेगा, बस अनलाइक की केस में वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगेन करंट I1 है, करंट I2 है, सेपरेशन अगर ए है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बनेगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ए। तो इस तरह से 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बिटवीन का जो फोर्स है अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इसी के अकॉर्डिंग अपन 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। अपन ऐसे एज्यूम करते हैं कि I1 I2 दोनों भी अगर 1 एम्पियर है, दोनों के बिटवीन सेपरेशन अगर 1 मीटर है, तो उस केस में फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो उस केस में हम पहले फोर्स डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एंड इस करंट को बोलते हैं कि ये करंट जो था वो था 1 एम्पियर, ठीक है। तो आप बस इतनी वैल्यू याद रखो कि 1 एम्पियर करंट मतलब ये फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है ये बनेगा 2 इंटू 10 की पावर -7। अभी बेसिक जो कंसेप्चुअल पार्ट था वो तो हो गया, अभी इसको अप्लाई करेंगे वेरियस केसेस में। जैसे कि अगर हमें इक्विलिब्रियम की केसेस दी जाती है जिसमें एनएलएम का एंड इसका अगर फ्यूजन करके क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वायर है और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट आपको दिया है, ये फिक्स्ड है। एंड यहाँ पे एक वायर है जिसको अपन फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो है I2, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो है क्या बोलेंगे इसको अपन I1। तो पहली कंडीशन है, देखो ये रिजिड सपोर्ट नीचे ऊपर की वायर है, तो ये वायर को इस तरह से फ्लोट कराना है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम लाना है। तो पहली कंडीशन कि इन दोनों में रिपल्शन होना चाहिए। तो ये दोनों अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो करंट अनलाइक चाहिए, इसलिए देखो मैंने करंट की डायरेक्शन जो है इसकी इस डायरेक्शन में एंड इसकी इस डायरेक्शन में कंसिडर की है, ये फर्स्ट कंडीशन होगी। अब उसके बाद में देखो कि ये जो वायर है ये नीचे क्यों गिरेगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा लैम्बडा इंटू जी। एम जी तो सुना था, अभी लैम्बडा इंटू जी कहाँ से आ गया, लैम्बडा मतलब मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वायर जो है नीचे गिरेगी, उसका रीजन होगा लैम्बडा इंटू जी, मतलब उसका वेट ही होगा। एंड अगर उसको नीचे गिरने नहीं दे रहा है तो उसको कौन नहीं गिरने देगा, ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा। एंड ये फोर्स ऑफ रिपल्शन हमें मालूम है कितना होता है,
ये होता है F/L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πa। तो यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम आ रहा है उसके लिए कंडीशन बनेगी कि ये म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πa। लेकिन यहाँ पे अगर हाइट दी आपको वायर की तो इसको अपन h भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू बनेगा लैम्बडा इंटू जी। तो यहाँ से आपको जो भी कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, करंट पूछेंगे या फिर दोनों के बिटवीन की हाइट पूछेंगे या फिर वायर का मास पूछेंगे, तो अपन वहां पे वैल्यूज पुट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इसके अगेंस्ट अगर आपको उल्टी कंडीशन दे दी, मतलब इस तरह से बोला है कि अब रिजिड सपोर्ट ऊपर है एंड वायर नीचे है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? लाइक करंट फ्लो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अगर रिपल्शन होगा तो नहीं चलेगा। दोनों में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ये एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा। तो इस तरह से जो है ये वायर को अपन फ्रीली सस्पेंड करके इक्विलिब्रियम वहां पे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इससे वही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो उसमें मैंने पहले आपको बोला है कि अगर वहां पे करंट फ्लो हो रहा है विच इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इट विल रिप्रेजेंट नॉर्थ पोल। अगर करंट फ्लो हो रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो इट विल रिप्रेजेंट साउथ पोल। एंड यहाँ पे अगर आपको बोला है कि नंबर ऑफ टर्न्स n है, n is the number of turns, I is the current and E is the area of the coil, in that case जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है कैपिटल M, इट इज गिवन बाय N इंटू I इंटू A, और इसका SI यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। तो सेम पार्ट जो है अपन मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस करता है वैसे मैग्नेटिक मूवमेंट भी प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक मूवमेंट बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो फिर से वही m इज इक्वल्स टू EV अपॉन 2πr इंटू πr स्क्वायर। अभी EV अपॉन 2πr क्या है? ये है करंट I एंड ये है A एरिया। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बनती है E इंटू VR अपॉन 2। अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन दिया है तो EVR अपॉन 2, इलेक्ट्रॉन की जगह पे कोई दूसरा चार्ज दिया है, ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जगह पे दूसरा चार्ज दिया तो अपन वहां पे E को रिप्लेस करेंगे Q से, तो एक्सप्रेशन बनेगा Q इंटू V इंटू R अपॉन 2। अब इस सेम को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको Q अपॉन ट्वाइस ऑफ M इंटू MVR मास बाय मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है L। L का मतलब हो गया एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पे M अपॉन L इक्वल्स टू होता है Q अपॉन ट्वाइस ऑफ M। तो यहाँ पे अगर बात इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं तो M अपॉन L बनेगा E अपॉन ट्वाइस ऑफ Me, और इसका रेशो फिक्स होता है, दैट इज 8 इंटू 10 की पावर 10 कूलम पर kg। और इस पर्टिकुलर रेशो को जो है कंसिडर किया जाता है एज गायरो मैग्नेटिक रेशो, गायरो मैग्नेटिक रेशो। फिर से अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में केसेस देखी थी उसको अगर यहाँ पे फिर से रिमाइंड करेंगे तो टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये रहेगा टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, यानी ये टॉर्क बनेगा m इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। मीनिंग सेम है, टाउ का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विच इज गिवन बाय NIA, b का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, थीटा मतलब एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, फिर से वही बात, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में
मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट करना है तो उस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेट, तो वर्क डन बनेगा W इज इक्वल्स टू m इंटू B इंटू ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में m की जगह पे P था एंड B की जगह पे E था। ठीक है, तो इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्क डन के ऊपर से हमें मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन कर रहे हैं वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी U के लिए एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी माइनस ऑफ m वेक्टर डॉट B वेक्टर, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ MB इंटू कॉस ऑफ थीटा। फिर से वही कंडीशन जो वहाँ पे सिमिलर अपन देख चुके हैं कि अगर वहाँ पे थीटा 0 है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम रहेगी। अगर वहाँ पे बोला है थीटा 180 है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि ये रहेगी माइनस ऑफ MB एंड ये रहेगी प्लस MB। तो बाकी सब केसेस में इन दोनों के बिटवीन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वेरी होगी एंड वहाँ पे अगर थीटा 90 डिग्री दिया तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 इज 0। तो ये सारी टर्म्स जो है एक टॉपिक में प्रिपेयर की थी उनको अप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज एप्लीकेबल होती है। अब इसके बाद में जो है नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज एटॉमिक मैग्नेटिज्म। अब एटॉमिक मैग्नेटिज्म मतलब वही जो ऊपर एक्सप्लेन किया है, बस उसमें एक एडिशनल कंसेप्ट अपन यहाँ पे यूज करते हैं। बोर को इंट्रोड्यूस करके हम लेके आते हैं बोर्स मैग्नेटन को, एंड बोर्स मैग्नेटन को यहाँ पे लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस एंगुलर मोमेंटम जो था NH/2π, यहाँ पे ऊपर हमने अभी देखा था ना m इक्वल्स टू E अपॉन ट्वाइस ऑफ ME इंटू L था, तो L को अपन बस NH/2π इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे एंड वहां पे फर्स्ट ऑर्बिट कंसीडर करेंगे यानी n इक्वल्स टू 1 लेंगे, तो ये जो रेशियो मिलता है E इंटू एच अपॉन 4πm, इसको बोला जाता है एज ए बोहर्स मैग्नेटन। बोहर्स मैग्नेटन एंड इसकी जो वैल्यू है रिमेंबर करो, इस साल पूछी जा सकती है 0.923 इंटू 10 की पावर माइनस 23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कांस्टेंट है ये, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए इसलिए कांस्टेंट है। दूसरे ऑर्बिट देंगे तो वहां पे बस हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और वहां पे हमें वैल्यूज मिलती जाएगी। ठीक है, और कुछ डेटा है एटॉमिक मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। हमें मालूम है कि अगर हाइड्रोजन एटम है और उसका फर्स्ट ऑर्बिट है तो वहां पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है 2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, अगर हम अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करेंगे तो। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन की वो बनेगी 6 इंटू 10 की पावर 15 साइकिल्स पर सेकंड। देन जो रेडियस रहेगी वो होगी 0.5 एंगस्ट्रॉम, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए भी नहीं हमें। देन जो ऑर्बिटल करंट होगा, ऑर्बिटल करंट वो इंड्यूस्ड होगा इन द रेंज ऑफ 1 मिली एम्पियर। बाकी तो हमने बोर्स थ्योरी में लर्न कर ही लिया था, ये नया है तो इसको थोड़ा सा रिमेंबर करो। देन जो मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर होगा B, वो प्रोड्यूस होगा 4π टेस्ला। उसके बाद में जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट रहेगी वो रहेगी इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर माइनस 23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एंड अगर हमें वहां पे इन टर्म्स ऑफ डेटा एंगुलर वेलोसिटी दिया जाता है तो वहां पे अपन L को I इंटू ओमेगा से रिप्लेस करके Q इन ब्रैकेट I ओमेगा अपॉन ट्वाइस ऑफ m इसमें भी पुट कर सकते हैं। फिर से ये सारे फॉर्मूले इसमें न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने हैं, लेकिन ये एज इट इज आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुकी है वो सारी। ठीक है, तो इसी के साथ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है
उसका सिलेबस कंप्लीट होता है। मैंने बोला है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर एंड उसके साथ पोटेंशियोमीटर, वो मैं अलग से पढ़ाने वाला हूँ। तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही पार्ट है, तो उनको छोड़ के जो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में डिस्कशन आता है अबाउट मैग्नेटिज्म। तो ये मैग्नेटिज्म करने का कंटिन्यू लगे की उद्या डिस्कस करायचं मॉर्निंगला? क्या करना है? उद्या ठीक आहे, 12 वाज रहे 6 वाजता उद्या